डार्क हार्ट इमरान सीरीज मुसन्निफ मजर कलीम एमए। फोन की घंटी बज उठी तो इमरान, जो अखबार पढ़ने में मसरूफ था, ने चौंक कर अखबार चेहरे के सामने से हटाया और फोन की तरफ देखने लगा। सुलेमान, जनाब आगा सुलेमान पाशा साहब, इमरान ने ऊंची आवाज में सुलेमान को पुकारते हुए कहा। फरमाए, क्यों चीख रहे हैं? किचन से सुलेमान की झुल्लाई हुई आवाज सुनाई दी। भाई, आकर देखना ये सुबह सुबह किसके पेट में दर्द उठ रहा है, जो मेरे नाश्ता करने से पहले ही फोन करना शुरू हो गया है। अब भला मैं बगैर नाश्ता किए खाली पेट फोन कैसे सुन सकता हूँ? इमरान ने ऊंची आवाज में सुलेमान को हाक लगाते हुए कहा। फोन आपके सामने पड़ा है साहब, जहमत गवारा करें और खुद ही सुन ले। अगर मैं फोन सुनने आया तो फिर आपके लिए नाश्ता तैयार नहीं कर सकूंगा और आज आप नाश्ते से महरूम हो जाएंगे और आपका पेट खाली का खाली रह जाएगा। अगर आपको ये मंजूर है तो फिर मैं आ जाता हूँ फोन सुनने। सुलेमान की किचन से आवाज सुनाई दी। अरे बाप रे, तुम तो खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहे हो। ठीक है, तुम किचन में काम करो और मेरे लिए तगड़ा सा नाश्ता बनाओ, तब तक मैं ही खाली पेट फोन सुन लेता हूँ। इमरान ने कहा। आपने फोन कानों से सुनना है, पेट से नहीं। जवाबन सुलेमान की आवाज सुनाई दी। पेट खाली हो तो कान, नाक, आंखें सब बंद हो जाते हैं, ना कुछ दिखाई देता है और ना सुनाई देता है, इमरान ने कहा और फिर उसने हाथ बढ़ाकर फोन का रिसीवर उठा लिया। अली इमरान, एमएससी डीएससी ऑक्सन, बज़बान खुद, बेध्यान खुद, बल्कि खाली पेट बोल रहा हूँ, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। दावर बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से सर दावर की आवाज सुनाई दी। दावर, आपका मतलब है सर के बगैर दावर। आपने जाहिर नाश्ता किया होगा और आपके पेट में चूहे बिल्लियां नहीं दौड़ रहे होंगे, इसलिए आप ध्यान से बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। मगर आपने ध्यान से मेरी बात नहीं सुनी कि मैं खाली पेट यानी बगैर नाश्ता बोल रहा हूँ और आप जैसे ही बड़े बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि खाली पेट ना कुछ बोला जा सकता है, ना सुना जा सकता है और ना कुछ देखा जा सकता है। इमरान की जुबान चल पड़ी। इमरान, मेरी बात ध्यान से सुनो। दूसरी तरफ से सरदावर ने गुस्सीले लहजे में कहा। यही तो कह रहा हूँ, ध्यान से कैसे सुनो? इस वक्त तो सारा ध्यान नाश्ता करने पर लगा हुआ है। सुबह सुबह उठकर सुलेमान तो अपने लिए मकवी नाश्ता तैयार कर लेता है, लेकिन जब मेरी बारी आती है तो उसका ध्यान न जाने कहाँ होता है कि मेरे लिए हल्का सा नाश्ता बनाए हुए भी उसे घंटों लग जाते हैं। जब तक नाश्ता मेरे सामने टेबल पर नहीं आ जाता, मेरे पेट में चूहे, बिल्लियां और खरगोश दौड़ते रहते हैं। इमरान ने मुसलसल बोलते हुए कहा। तुम मेरी बात सुनोगे या मैं फोन रख दूं? सरदावर ने गुस्सीले लहजे में कहा। रख दे जनाब, आपका फोन है, जहां मर्जी रखे, मैं आपको रोकने वाला कौन होता हूँ, इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से सरदावर ने वाकई फोन बंद कर दिया। अरे, ये तो सुबह सुबह नाराज हो गए। खैर कोई बात नहीं, नाश्ता कर लूं, पेट भर जाएगा तो फिर मैं पूरे ध्यान के साथ उन्हें फोन करूंगा और वो जो कहेंगे वो मैं ध्यान से सुन लूंगा। इमरान ने बार बार ध्यान की गर्दान करते हुए कहा और एक बार फिर अखबार पढ़ने में मसरूफ हो गया। थोड़ी ही देर में सुलेमान उसके लिए ट्रॉली में नाश्ता लेकर अंदर आ गया। किसका फोन था साहब? सुलेमान ने ट्रॉली आगे लाकर नाश्ता उसके सामने मेज पर रखते हुए कहा। मैंने ध्यान नहीं दिया, इमरान ने उसी अंदाज में कहा। ध्यान नहीं दिया? क्या मतलब? क्या आपने फोन पर बात नहीं की? सुलेमान ने हैरत भरे लहजे में कहा। की थी, कोई सर थे और खुद को दावर भी कह रहे थे। वो न जाने क्या कह रहे थे, मगर मेरा ध्यान नाश्ते पर था कि अगर मैं इसी तरह ध्यान लगाकर उनकी बातें सुनता रह गया तो तुम्हें मौका मिल जाएगा और तुम मेरे हिस्से का भी नाश्ता कर लोगे। इसलिए वो सर थे या पाँव, मैंने उन पर और उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया और उन्होंने गुस्से में फोन बंद कर दिया, इमरान ने कहा। उनका पहले भी फोन आया था, वो काफी परेशान दिखाई दे रहे थे, सुलेमान ने कहा। हैरत है, क्या जदीद जमाना आ गया है कि फोन पर आवाज के साथ बात करने वाला दिखाई भी देता है, वो भी लैंडलाइन फोन पर, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेरा मतलब है, उनके लहजे से परेशानी टपक रही थी, सुलेमान ने अपनी बात की तस्दीक करते हुए कहा। अब टपक रही थी या लटक रही थी मैं कुछ नहीं जानता। नाश्ता किए बगैर मैं किसी से बात नहीं करता, चाहे वो पाकिस्तान के सदर ममलिकत या फिर प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो। और फिर ये तो कोई सर थे, दावर। वैसे अगर उनका फोन आया था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, इमरान ने कहा। उन्होंने कहा था कि वो आपको दोबारा फोन कर लेंगे, सुलेमान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। ठीक है, अब उन्होंने एक बार ही फोन किया है, दोबारा करेंगे तो सुन लूंगा, इमरान ने कहा तो सुलेमान ने इस्बात में सर हिलाया और खाली ट्रॉली लेकर किचन की तरफ बढ़ गया। इमरान ने नाश्ता किया और फिर वो इत्मीनान से एक बार फिर अखबार पढ़ने में मसरूफ हो गया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि डोरबेल बज उठी। अरे, मैं तो सरदावर के दोबारा फोन करने का इंतजार कर रहा था कि वो फोन करेंगे तो यहाँ घंटी बज उठेगी।
घंटी तो बज उठी है, लेकिन फोन की बजाय कॉल बेल की। कहीं गलती से फोन की घंटी बाहर डोरबेल में तो ट्रांसफर नहीं हो गई, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसी लम्हे उसे सुलेमान के बाहर जाते कदमों की आवाजें सुनाई दी। आप यहाँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अचानक सुलेमान की इंतहाई मुअद्दबना आवाज सुनाई दी तो इमरान चौंक पड़ा। सुलेमान के अदब व आदाब से सलाम करने की आवाज सुनकर वो समझ गया था कि बाहर या तो सर सुल्तान या सर अब्दुर्रहमान आए हैं या फिर अम्मा भी, क्योंकि सुलेमान हमेशा उन्हें ही इस तरह तकरीम और शराफत से पूरा सलाम करता था। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमरान कहाँ है? बाहर से सरदावर की आवाज सुनाई दी तो इमरान चौंक पड़ा। उसने सरदावर की फोन पर बात ना सुनी थी, इसलिए वो खुद ही उसके फ्लैट में आ गए थे। कदमों की आवाज सुनाई दी और फिर उसने सरदावर को अंदर आते देखा। वो उन्हें देखकर फौरन उठ खड़ा हुआ। अरे बाप रे, आप इस तरह अचानक बगैर कोई तार लिखे और बगैर फोन किए मेरे गरीब खाने बल्कि टूटे फूटे से फ्लैट में? बहरहाल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमरान ने कहा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्र है कि तुम यहाँ पर मौजूद हो, वरना मुझे फिक्र थी कि तुम नाश्ता करके बाहर न चले गए हो, सरदावर ने कहा। उन्होंने आगे बढ़कर इमरान से मुसाफा किया और फिर उसके सामने डाइनिंग टेबल के पास पड़ी हुई दूसरी कुर्सी पर बैठ गए। मेरे ख्याल में आपने यहाँ आकर बहुत बड़ी हिमाकत की है, इमरान ने बैठते हुए संजीदगी से कहा तो सरदावर चौंक पड़े। हिमाकत? कैसी हिमाकत? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या मतलब? सरदावर ने हैरत भरे लहजे में कहा। अगर मुझे मालूम होता कि आप आने वाले हैं तो मैं आपको फौरन यहाँ आने से रोक देता। आप यहाँ नाश्ता करने के लिए आए हैं ना, तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि सुलेमान अपने हिस्से का और मैं अपने हिस्से का सूखा सड़ा नाश्ता कर चुका हूँ। अब तो शायद आपको कुछ ना मिल सकेगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं यहाँ नाश्ता करने नहीं आया, सरदावर ने मुंह बनाकर कहा। तो फिर क्या अपनी नई शादी का कार्ड देने के लिए आए हैं? आंटी को पता है इस बात का? इमरान ने उसी तरह से मुस्कुराते हुए कहा तो सरदावर हंस पड़े। इस उम्र में भला मैंने क्या शादी करनी है? अगर तुम्हारा इरादा है तो बताओ, मैं अभी जाकर सर सुल्तान या फिर तुम्हारी डैडी और तुम्हारी अम्मा भी से बात कर लेता हूँ। शादी के कार्ड छपवाने और तुम्हारी शादी के तमाम अखराजात मेरे जिम्मे। ये खुशखबरी सुनकर तो वो दोनों बेहद खुश हो जाएंगे, सरदावर ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे बाप रे, अगर ऐसा हुआ तो फिर अम्मा भी और डैडी ने हाथ पांव धोकर मेरे पीछे पड़ जाना है, और फिर जब तक वाकई वो मेरी शादी न करा दे उस वक्त तक उन्होंने चैन नहीं लेना। मैंने इनकार किया तो फिर अम्मा भी की जूतियां होंगी और मेरा सर होगा। फिर समझ ले कि या तो सर टूटेगा या सर से सारे बाल ही चढ़ जाएंगे, इमरान ने कहा और सरदावर बेख्तियार हंस पड़े। अच्छा फिजूल बातें छोड़ो, सरदावर ने मसनूई गुस्से से कहा। मैंने पकड़ी ही कब थी, इमरान ने कहा तो सरदावर एक बार फिर हंस पड़े। तुम फोन पर अहमकाना बातें कर रहे थे और मैं जानता था कि फोन पर दोबारा बात की तो तुमने मेरी बातें ऐसे ही उड़ाते रहना है और मुझे जिज करके रख देना है, इसलिए मैं तुम्हें दोबारा फोन करने की बजाय खुद ही यहाँ आ गया हूँ, सरदावर ने कहा। अच्छा किया है जो आप यहाँ आ गए हैं। मैं और सुलेमान कई रोज से भूखे हैं। बस सुबह का नाश्ता हम साइयों से मांग ताक कर मिल जाता है, लेकिन लंच क्या होता है और डिनर क्या होता है ये तो जैसे हम भूल ही गए हैं। हो सकता है कि आपको हमारी मुफलिसी और तंगदस्ती का इल्म हो गया हो और आप हमदर्दी के तौर पर हमें इतनी रकम देना चाहते हो कि हम 2-4 साल का इकट्ठा राशन ला सके। क्यों, ऐसा ही है ना, इमरान ने कहा। मैं तुम्हारी ऐसी अहमकाना बातों में आने वाला नहीं हूँ। मैं खूब जानता हूँ कि तुम कितने मुफलिस और कितने तंगदस्त हो, सरदावर ने मुंह बनाकर कहा। सब कुछ जानते हैं फिर भी ऐसा कह रहे हैं, इमरान ने मुंह बसूर कर कहा। उसी लम्हे सुलेमान ट्रॉली धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। अरे अरे, अभी तो मैं नाश्ता करके आया हूँ और तुम कॉफी लेकर आ गए हो, सरदावर ने चौंक कर कहा। कॉफी भी काफी सारी लाया है। मैं मांगू तो मुझे कॉफी के चंद कतरे भी नहीं देता, बल्कि सूंघने भी नहीं देता कि इस फ्लैट में कॉफी नाम की भी कोई चीज होती है, इमरान ने मुंह बनाकर कहा। आपकी खिदमत करके मुझे इंतहाई सुकून मिलता है जनाब। आप तो आते भी तो बहुत कम हैं, इसलिए मैं भला इस मौके को कैसे जाने दे सकता हूँ, सुलेमान ने इंतहाई मुअत्तबना लहजे में कहा और कॉफी के बर्तन मेज पर लगाने शुरू कर दिए। सरदावर की खिदमत करके तुम्हें सुकून मिल रहा है, क्या मुझसे कुछ नहीं मिलता तुम्हें, इमरान ने आंखें निकालते हुए कहा। कुछ मिलता होता तो बताऊं, बस मिलने की हसरत ही दिल में लिए अभी तक जिंदा हूँ और जैसे तैसे ही वक्त गुजार रहा हूँ, सुलेमान ने उसी तरह मुअत्तबना लहजे में कहा और ट्रॉली धकेलता हुआ वापस मुड़ गया और सरदावर अपनी आदत के खिलाफ बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़े, जबकि इमरान ने इस तरह मुंह बना लिया जैसे सुलेमान ने उसके हलक में कॉनन का पूरा पैकेट उलट दिया हो। अच्छा सुनो इमरान, मैंने वापस भी जाना है, मैं तुम्हारे पास एक जाती काम के लिए आया हूँ, अचानक सरदावर ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। क्या हुआ,
क्या आंटी नाराज हो गई हैं? इमरान ने चौंक कर कहा तो सरदावर के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। आंटी नाराज हो गई? क्या मतलब? ये आंटी का जिक्र कहाँ से आ गया? इस उम्र में उसने भला मुझसे क्या नाराज होना है? और मैंने जाती काम का कहा है, ये नहीं कहा कि तुम मेरी बातों का उल्टा मतलब निकालते फिरो। मैं पहले ही परेशान हूँ और अगर तुमने भी परेशान किया तो मैं बात किए बगैर वापस चला जाऊंगा। सरदावर ने गुस्सीले और संजीदा लहजे में कहा तो इमरान समझ गया कि मामला वाकई संजीदा है, क्योंकि सरदावर के चेहरे पर उसने संजीदगी के साथ साथ तफक्कुरात और परेशानी के तासुरात भी देख लिए थे। परेशानी तो वाकई आपके चेहरे पर मेरा मतलब है टपक रही है। हुआ क्या है? इमरान ने भी इस बार संजीदा लहजे में कहा। मसला इंतहाई हसास और अहम है, इसलिए मैं जाती तौर पर यहाँ आया हूँ, और वो भी खुफिया तौर पर अपनी जाती कार में, ताकि मेरे तुम्हारे पास आने की किसी को खबर तक ना हो सके। सरदावर ने कहा। ओ, ऐसा क्या हो गया? इमरान ने चौंक कर कहा। बहुत बड़ा मसला हो गया है इमरान, सरदावर ने इंतहाई संजीदगी से कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। बताएं तो सही, आखिर मसला है क्या? इमरान ने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। इमरान, एक इंतहाई अहम फाइल जिसका ताल्लुक शुक्रान से था मेरे पास आई। उस फाइल में एक इंतहाई खुफिया फार्मूले के पेपर्स मौजूद थे। ये फार्मूला 12 सफ़ात पर मुश्तमिल था, लेकिन ये मुआहदा एक नए और खुसूसी कोड में था ताकि इसे खुफिया रखा जा सके। इस कोड के बारे में मुझे खुसूसी तौर पर पहले ही ब्रीफ कर दिया गया था। मुझे ये फाइल मिली तो मैंने इसे अपने स्पेशल ऑफिस के खुफिया सेफ में रख दिया और सेफ लॉक करके उस आदमी के साथ बाहर चला गया। वो आदमी अपने रास्ते पर चला गया और मैं चूंकि खुसूसी तौर पर उसके लिए लेबोरेटरी से आया था और मेरा लेबोरेटरी जाना जरूरी था, इसलिए मैं वहां चला गया। फाइल चूंकि कोर्ट में थी और कोर्ट फाइलें पढ़ने में खासा वक्त लगता है, इसलिए मैंने सोचा था कि इस फाइल को इसी ऑफिस में आकर इत्मीनान से पढ़ूंगा। अगले रोज मैं ऑफिस पहुंचा और खुफिया सेफ से फाइल पढ़ने के लिए निकालना चाही तो मैं चौंक पड़ा। फाइल सेफ में मौजूद न थी। ये एक दिफाई फार्मूला है जिस पर पाकिस्तान के मुस्तकबिल का इन्हिसार है। अगर इस फार्मूले के बारे में सुपर पावर्स या हमारे किसी दुश्मन मुल्क को इल्म हो गया तो इस फार्मूले पर अमल दरामद ना हो सकेगा, जो पाकिस्तान और शुक्रानी साइंसदानों का मुश्तरका इजाद करता है। फार्मूला चोरी होने की सूरत में जाहिर है पाकिस्तान के साथ साथ शुक्रान के दिफा और सलामती को शदीद नुकसान पहुंचेगा, और मुझे 100% यकीन है कि फाइल उड़ा ली गई है। और अगर इसके बारे में फौरन मालूम ना हो सका या इस फाइल को सुपर पावर्स या दुश्मन के हाथों में जाने से ना रोका गया तो नतीजा यही होगा कि हमारे दिफाई निज़ाम के बारे में दुश्मनों तक मालूमात पहुंच जाएंगी, जो हमारे लिए इंतहाई खतरनाक होगा। सरदावर ने इंतहाई संजीदगी से सारी बात बताते हुए कहा। हैरत है, आपने मुझे बताया था कि इस ऑफिस में आप आम रूटीन की फाइलों का मुताला करते हैं जिनका ताल्लुक किसी फार्मूले से नहीं होता। किसी भी फार्मूले की फाइल आप इस ऑफिस में नहीं मंगवाते। ऐसी फाइलें डायरेक्ट लेबोरेटरी भेजी जाती हैं। फिर अगर ये इतना ही अहम और खास फार्मूला था तो फिर आपने इसे ऑफिस में क्यों मंगवाया? और फिर आप इस फार्मूले को खुफिया सेफ में रखकर चले गए क्यों? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। जैसे कि मैंने बताया है कि ये फार्मूला पाकिस्तान और शुक्रानी साइंसदानों का मुश्तरका इजाद है और उसे खुसूसी तौर पर शुक्रानी साइंसदान एची खान के हाथ मुझे भिजवाया गया था। अब उस साइंसदान को मैं लेबोरेटरी तो ना ले जा सकता था, इसलिए मैंने उसे खास तौर पर अपने खुफिया ऑफिस में बुला लिया था ताकि वो मुझे फाइल दे जाए। और फिर फार्मूला मखसूस कोड में था। लेबोरेटरी में मुझे बहुत से काम होते हैं। मैंने सोचा कि इत्मीनान से ऑफिस में बैठकर इस फार्मूले को डिकोड करके देख लूंगा, और फिर अगर इसमें कोई कमी पेशी हुई तो मैं उसे वापस शुक्रानी साइंसदान के हवाले कर दूंगा। सिर्फ एक रात की बात थी। अगर फार्मूला ओके होता तो मैं उसे लेबोरेटरी ले जाता, लेकिन सरदावर ने कहा और फिर कहते कहते खामोश हो गए। फाइल वहां छोड़कर आपने वाकई गलती की थी, और जिस ऑफिस को आप खुफिया कह रहे हैं वहां आपका पर्सनल स्टाफ भी मौजूद है, जिनकी मौजूदगी में वो ऑफिस सीक्रेट नहीं रह सकता। आपने जिस सेफ में फाइल रखी थी उसे किसी चाबी से खोला जाता है या किसी कोड पैनल से? इमरान ने पूछा। उस पर नंबरिंग लॉक लगा हुआ है, सरदावर ने जवाब दिया। नंबरिंग लॉक? इसका मतलब है कि उसका कोड आपको ही मालूम होगा, किसी और को नहीं, इमरान ने कहा। हाँ, ये सेफ मेरी रिहाइशगाह के ऑफिस रूम में है और इंतहाई खुफिया जगह पर है, जिसके बारे में स्टाफ को इल्म नहीं है। जब उनमें से कोई सेफ के बारे में नहीं जानता तो भला उसे नंबरिंग कोड का कैसे इल्म हो सकता है? सरदावर ने जवाब दिया। आप अपनी रिहाइशगाह के ऑफिस में कब तक बैठे रहे, और ये बताएं कि कौन कौन आपके ऑफिस में आ सकता है और आपका शुबा किस पर है? जो कुछ बता सकते हैं खुद ही बता दें, इमरान ने कहा। चूंकि मुझे शुक्रानी साइंसदान से फाइल वसूल करके जरूरी काम के सिलसिले में लेबोरेटरी वापस जाना था, इसलिए मैं ज्यादा देर वहां रुका नहीं था।
इसके अलावा मेरा वहाँ कोई मुलाकात ही नहीं आया था। रही बात कोड की, तो वो मुझे मालूम है, किसी और को नहीं। वो मेरा स्पेशल ऑफिस है, वहाँ मेरी पर्सनल सेक्रेटरी सोफिया ही आती जाती है, लेकिन वो भी मेरी मौजूदगी में, क्योंकि जब मैं वहाँ से जाता हूँ तो ऑफिस का दरवाजा भी लॉक करके जाता हूँ। वापसी पर दरवाजा लॉक था। सरदावर ने कहा तो इमरान के चेहरे पर वाकई इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए। क्या सेफ इसी तरह लॉक था या खुला हुआ था? इमरान ने पूछा। सेफ लॉक था और उसे इसी तरह कोड लगाकर ही बंद किया जाता है जिस तरह कोड से खोला जाता है, सरदावर ने जवाब दिया। फिर यह कैसे हो गया? कोई तो आपके ऑफिस में दाखिल हुआ है जिसने बाकायदा आपका खुफिया सेफ खोला और फाइल लेकर चला गया है। वापसी पर उसने सेफ भी लॉक किया और दरवाजा भी। इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। इसी बात पर तो मुझे हैरत हो रही है, सरदावर ने कहा। क्या इस सेफ में और भी फाइलें पड़ी रहती हैं? इमरान ने पूछा। हाँ, लेकिन उस रोज सिर्फ यही फाइल थी। सेफ में इसके अलावा दूसरी कोई फाइल मौजूद न थी, सरदावर ने जवाब दिया। आप शायद मुझसे मजाक करने के मूड में हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मजाक? क्या क्या मतलब? सरदावर ने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। जब कमरे का दरवाजा आपके सिवा कोई नहीं खोल सकता, खुफिया सेफ के बारे में भी सिर्फ आप ही जानते हैं। इसके अलावा ये सेफ खुफिया कोड से खुलता है जिसका कोड आपको ही मालूम है। तो फिर यह कैसे मुमकिन है कि कोई आपके स्पेशल ऑफिस का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ हो, उसने खुफिया सेफ तलाश किया हो और उसे कोड लगाकर खोला हो, उसमें से फाइल निकाली हो और फिर सेफ को वो दोबारा लॉक लगाकर कमरे से निकल गया हो और उसने दरवाजा भी लॉक कर दिया हो? इससे तो दो बातें ही समझ में आ रही हैं, इमरान ने कहा। कौन सी दो बातें? सरदावर ने चौंक कर कहा। यह कि आप फाइल कहीं और रखकर भूल गए हैं। आप चूंकि आप बूढ़े हो गए हैं, इसलिए यकीनन आपकी याददाश्त भी बुढ़ापे ने मुतासिर करनी शुरू कर दी है। याद करें कि फाइल आपने वाकई खुफिया सेफ में ही रखी थी या कहीं और, इमरान ने कहा। मैं बूढ़ा जरूर हुआ हूँ, लेकिन मेरी याददाश्त कमजोर नहीं है। नॉनसेंस, मुझे बखूबी याद है कि वो फाइल मैंने खुफिया सेफ में ही रखी थी, सरदावर ने मुंह बनाते हुए कहा। तो फिर आपने ये सारा केस सिर्फ मुझे ज़हनी तौर पर जिद करने के लिए बनाया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सरदावर बेख्तियार एक झटके से उठ खड़े हुए। ठीक है, रहने दो तुम। अगर तुम यही समझते हो तो ठीक है, अब जो होगा मैं भुगत लूंगा, सरदावर ने इंतहाई गुस्सैले लहजे में कहा। ओ आप नाराज हो गए हैं, मैं तो मजाक कर रहा था, बैठे, इमरान ने उठते हुए कहा। नहीं, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे यकीन है कि तुम इस पर संजीदगी से काम नहीं करोगे, सरदावर ने कहा। आप अभी तक गुस्से में हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ आपका जाती मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की सलामती का मसला है, इसलिए मैं इस पर जरूर काम करूंगा। अलबत्ता मुझे आपके स्पेशल ऑफिस और खुफिया सेफ का जायजा लेना पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ चले तो ठीक है, वरना मैं खुद वहां जाकर जायजा ले लेता हूँ, इमरान ने कहा। यह अहम मामला है, इसे मैं पसपुश नहीं डाल सकता, इसलिए चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, सरदावर ने कहा। ठीक है, आप बेफिक्र रहें, यह इंतहाई अहम मसला है और आपने अच्छा किया कि मुझे बता दिया। अब आप बेफिक्र रहें, जिस किसी ने भी ये काम किया है वह बचकर यहाँ से ना जा सकेगा। मैं फाइल चोरी करने वाले को हर सूरत में ढूंढ निकालूंगा, इमरान ने इंतहाई संजीदगी से कहा। तो सरदावर के चेहरे पर पहली बार इत्मीनान और सुकून के तासुरात नमूदार हो गए। शुक्रिया, अब मैं मुतमईन हूँ, वरना यकीन करो मुझे सारी रात नींद नहीं आई और आज मैं लेबॉर्ट्री में भी जमकर काम नहीं कर सका और मैं सोच सोच कर बेहाल हो रहा था कि मैं क्या करूं और इस मामले पर किससे बात करूं। फिर तुम्हारा ख्याल आया तो मैं सीधा यहाँ चला आया, सरदावर ने मुस्कुराते हुए कहा। जो हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, ये बताएं कि आपने फाइल वापस कब करनी थी, इमरान ने कहा। तो सरदावर ने अज़बात में सर हिला दिया। मैं चूंकि मसरूफ था इसलिए मैंने फाइल पढ़ने के लिए 2 हफ्तों का वक्त मांगा था। 2 हफ्तों तक मुझे फाइल हर सूरत में डिकोड करके उसे पढ़ना है और उसकी रिपोर्ट भिजवानी है, सरदावर ने कहा। इसका मतलब है कि हमारे पास 1-1.5 हफ्ते का वक्त है कि हम फाइल तलाश करके आपको लाकर देते, तो आप 2-4 रोज में से डिकोड करके पढ़कर इसकी रिपोर्ट मुरतब कर सकते हैं, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। हाँ, अगर मुझे 2 रोज भी मिल जाए तो बहुत है, मैं आसानी से फाइल डिकोड करके चेक कर सकता हूँ और इसकी रिपोर्ट तैयार कर सकता हूँ, सरदावर ने कहा। ठीक है, आप रुके, मैं लिबास बदल कर आता हूँ, इमरान ने कहा। तो सरदावर ने अज़बात में सर हिला दिया और इमरान उठकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी ही देर में वो कार में सरदावर के साथ उनकी रिहाइशगाह पहुंच गया। सरदावर उसे रिहाइशगाह के उकब में मौजूद एक अलग कमरे में ले आए जहां उन्होंने अपना स्पेशल ऑफिस बनाया हुआ था। वो अंदर दाखिल हुए और फिर इमरान ने निहायत बारीक बीनी से कमरे का जायजा लेना शुरू कर दिया। वो एक एक चीज को बगौर देख रहा था। उसने सेफ
और सैफ के खानों का भी मुकम्मल जायजा लिया था, लेकिन सैफ के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई थी। उसे कम से कम जबरदस्ती नहीं खोला गया था। सेफ खोलने वाले ने बकायदा नंबरिंग कोड लगाकर सेफ खोला था और उसमें रखी हुई फाइल निकाली थी, और फाइल निकालकर उसने दोबारा सेफ लॉक किया था और वापस चला गया था। इमरान ने 2 घंटे तक जायजा लिया और फिर वह सरदावर की पर्सनल सेक्रेटरी सोफिया के कमरे में आ गया। वहां जायजा लेने के बाद उसने कोठी के हर हिस्से की चेकिंग करनी शुरू कर दी। उसके चेहरे पर हैरत के साथ इंतहाई उलझन के तासुरात भी दिखाई दे रहे थे। इंतहाई कोशिशों के बावजूद उसके हाथ कोई सबूत न लगा था कि कौन सरदावर के ऑफिस में दाखिल हुआ था और उसने खुफिया सेफ खोलकर फाइल निकाल ली थी। इमरान को सरदावर की पर्सनल सेक्रेटरी सोफिया की मेज की तरफ से एक कार्ड मिला था। उस कार्ड पर जिम मार्क का नाम लिखा हुआ था। इस नाम के सिवा कार्ड पर ना तो कोई पता लिखा था और ना ही कोई फोन नंबर। अलबत्ता इस कार्ड के किनारे पर सुर्ख रंग का एक दायरा बना हुआ था और इस दायरे में सब्ज रंग के सांप का एक फन बना हुआ था। सांप का मुंह खुला हुआ था और उसकी जबान और मुंह के अंदर का हिस्सा गहरा सुर्ख दिखाई दे रहा था। सांप की आंखें सुर्ख, गोल और बड़ी थी, जिनमें अजीब और खौफनाक चमक दिखाई दे रही थी। इस कार्ड और कार्ड पर बने हुए निशान को देखकर इमरान के जहन में खटका सा होने लगा। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे ये निशान वो पहले भी देख चुका हो। वो काफी देर तक जहन दौड़ाता रहा, लेकिन उसे किसी जिम मार्क का नाम और इस सब सांप वाले निशान के बारे में कुछ याद नहीं आ रहा था। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत की फराख सड़कों पर सियाह रंग की एक कार तेजी से दौड़ी चली जा रही थी। इस कार की ड्राइविंग सीट पर एक नौजवान बैठा हुआ था जो शक्ल व सूरत से अंग्रेजी फिल्मों का हीरो दिखाई दे रहा था। उसने डार्क ब्लू कलर का 3-पीस सूट पहना हुआ था जिसमें वो इंतहाई जाजिब नजर दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा खिला हुआ था और उसने बाल भी बड़े स्टाइलिश अंदाज में सेट कर रखे थे जो अखरोटी रंग के थे और उस पर बेहद जच रहे थे। उसकी आंखों पर तारीक शीशे की ऐनक थी। कार में हल्की आवाज में मगरिबी म्यूजिक चल रहा था जिसकी धुन में वो सर मखसूस अंदाज में हिला रहा था जैसे वो इस धुन में मैं हो। कार 2-3 मोड़ मुड़कर एक कमर्शियल एरिया में दाखिल हुई जहां कई होटल्स मौजूद थे। वो कार दौड़ाता हुआ होटल सनलाइट के कंपाउंड में दाखिल हुआ और फिर उसकी कार तेजी से होटल सनलाइट की पार्किंग में जाकर रुकी और फिर वो कार से बाहर आ गया। उसने कार का दरवाजा लॉक किया। उसी लम्हे पार्किंग बॉय ने आगे बढ़कर उसे टोकन दिया तो उसने उसे अदायगी की और फिर वो तेज तेज कदम उठाता होटल के मेन गेट की तरफ बढ़ता चला गया। वो तेज तेज कदम उठाता होटल के हॉल में दाखिल हुआ और फिर सीधा लिफ्ट की तरफ बढ़ता चला गया। लिफ्ट जब चौथी मंजिल पर रुकी तो वो बाहर आया और एक बार फिर तेज तेज कदम उठाता राहदारी में आगे बढ़ता चला गया। सबसे आखिरी दरवाजे पर रुककर उसने पहले इधर उधर देखा, लेकिन राहदारी खाली देखकर उसने हाथ उठाकर दरवाजे पर मखसूस अंदाज में दस्तक दी। कौन है? अंदर से एक औरत की आवाज सुनाई दी। डॉशर हूं, नौजवान ने आहिस्ता से कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो ना चाहता हो कि इर्द गिर्द रहने वालों के कानों तक उसकी आवाज पहुंचे। दूसरे लम्हे दरवाजा खुला तो दरवाजे पर एक एक्रीमियन नौजवान लड़की दिखाई दी। वो इंतहाई हसीन लड़की थी। डॉशर तेजी से अंदर दाखिल होने लगा तो लड़की एक तरफ हट गई। लड़की ने उसके उकब में दरवाजा बंद कर दिया। डॉशर कमरे में दाखिल हुआ और फिर इत्मीनान से एक कुर्सी पर बैठ गया। लड़की वापस आई और वो भी उसके साथ ही कुर्सी पर बैठ गई। हाँ डॉशर, अब बोलो क्या रहा? नौजवान लड़की ने होंठ चबाते हुए पूछा। क्या डॉशर कभी नाकाम हो सकता है दीक्षा? डॉशर ने मुस्कुराते हुए कहा तो नौजवान लड़की बेख्तियार उछल पड़ी। उसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए। क्या क्या वाकई तुम सच बोल रहे हो? क्या वाकई तुमने कामयाबी हासिल कर ली है? दीक्षा ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, और तुम जानती हो कि डॉशर हमेशा इसी तरह और इसी अंदाज में काम करता है कि उसे हमेशा कामयाबी ही मिलती है। डॉशर ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके साथ ही उसने कोट की अंदरूनी जेब से एक डिबिया निकालकर दीक्षा की तरफ बढ़ा दिया। दीक्षा ने डिबिया एक लिहाज से उसके हाथ से झपटी। उसे खोला तो डिबिया में एक माइक्रोफिल्म थी। उसने माइक्रोफिल्म उठाई और उसे गौर से देखने लगी।